आने का जो मुख्य कारण है वो हमारे देश की जो स्थिति है उसकी एक कारण से है। आज देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में राइट्स होते हैं। जो माइनॉरिटी कास्ट है उसको लिंच किया जाता है, उसको मारा जाता है और एक खास प्रोपेगेंडा के तहत जो हमारी सरकारी मशीनरी है वह भी उन लोगों का साथ देती है, जबकि होना ये चाहिए था कि माइनॉरिटी कास्ट को सिक्योरिटी दी जाती, माइनॉरिटी कास्ट को सुरक्षा दी जाती और उसको बढ़ावा दिया जाता हर तरह से। तो वो माइनॉरिटी कास्ट अपने आप को यहाँ सेफ समझता और अपने आप को इस देश का एक सिटीजन समझता और देश की जो डेवलपमेंट है उसमें अपना जो प्रयास करता, देश को विकसित करने के लिए प्रयास करता। लेकिन आज हमारे देश में कुछ तथाकथित जो ब्रिगेड बने हुए हैं, ये धर्म के नाम पे या जाति के नाम पर लोगों को लिंच करते हैं, लोगों को मारते हैं। और ये केवल ब्रिगेड का ही काम नहीं है, हमारे देश में राजनीति ही कुछ इस तरह की रही है, जबकि जब तक ये ना की जाए तब तक उनकी रोटी नहीं चलती। और रोटी बोटी के चक्कर में उन्होंने देश की एकता को ताक पर रख दिया, देश की अखंडता को तार तार कर दिया। तो चलिए हम हमारा जो टॉपिक जो है इसी पे है और इस टॉपिक को ही मैं अपना मुद्दा रख रहा हूँ बना करके, और इसी मुद्दे को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ ताकि देश में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर लोगों का जहन जा सके, लोगों का ध्यान जा सके और लोग सजग बन सकें। आज देखा गया कि अभी पिछले सप्ताह से अभी तक हमारा देश का जो पूर्वी इलाका है त्रिपुरा वो जल रहा है, दंगों की आंख में झोंका गया है। केवल और केवल ये जो भगवा ब्रिगेड कहलाते हैं अपने आप को, जो अपने आप को समझते हैं कि हम सनातन हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, और ये क्या है बीजेपी के लिए बैटिंग करने वाले गिरोह हैं। इन्होंने आज तक देश के लिए कुछ नहीं किया सिवाय दंगा भड़काने के लिए, देश को दंगों की आग में झोंकने के सिवाय देश को पीछे ढकेलने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। एक दौर था जब इन लोगों ने अंग्रेज़ों की चाटुकारिता की, अंग्रेज़ों की गुलामी की, और आज उनकी स्थिति वैसा ही है। आज हम कह सकते हैं वैसे लोगों को कि ये लोग हमारे देश के अंग्रेज़ों के नाजायज़ औलादों में से ही काउंट के किए जा सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक कि मुस्लिम राज जो है कहाँ तक ठीक था, मुसलमानों को गालियाँ दी जाती हैं। एक क्रिकेट हार जाने पर, एक क्रिकेट जो होता है पूरी टीम की खेल होती है, एक खिलाड़ी आपको क्रिकेट नहीं जिता सकता, एक खिलाड़ी आपको क्रिकेट नहीं जिता सकता, और एक खिलाड़ी पूरे क्रिकेट नहीं जिताने के बाद तो एक खिलाड़ी से क्रिकेट हो भी नहीं सकता, और एक खिलाड़ी आपको पूरा क्रिकेट का विनर भी नहीं बना सकता है। तो इसमें ज़रूरी ये हो जाता है कि पूरा जो खेल हो, पूरी जो खेल खेला जा रहा हो उसमें 11 का 11 प्लेयर आपको पूर्ण रूप से खेल में हिस्सेदारी ले, तभी खेल हो पाता है। तो जो हमारा खेल का जो आज का स्ट्रक्चर है हमारे देश में वो बहुत ही बेकार किस्म की है। और जब हम खेल हार जाते हैं तो खेल केवल एक आदमी का नहीं होता है कि हम खेल को लेकर के हम किसी एक खिलाड़ी को लेकर टॉर्चर करें या एक खिलाड़ी को लेकर के हम ताने कसें, उसके घरों में पत्थर मारें, उस पर आगजनी करने की कोशिश करें। तो ये आज के दौर में जो मॉब खड़ी की गई है वो मॉब ना किसी का धर्म देखती है ना किसी की जात देखती है, ये केवल और केवल क्या है
संकीर्णता की मानसिकता से ग्रस्त हो चुके हैं। इसी मानसिकता की वजह से ये लोग देश का एक देश की बहुत देश को बहुत क्षति पहुंचा रहे हैं। तो आज हमारे देश में के कई जो हिस्से हैं वो बाईपोल इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ स्टेट्स में आने वाले दौर में बाईपोल इलेक्शंस होने वाले हैं, और जब भी बाईपोल इलेक्शंस होंगे या होने वाले होंगे तो कहीं ना कहीं देश का किसी न किसी हिस्सा को दंगों की आंख में झोंका जाएगा, दंगों के हालात बनाए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को जोर शोर से चलाया जाएगा, या देश में कुछ ऐसी स्थितियां ला दी जाएंगी और उसी के नाम पर वोट मांगा जाएगा। आज से करीबन कुछ साल, 1 या 2 साल पहले पुलवामा कांड कराया गया था इलेक्शन के लिए। मुंबई में, दिल्ली में दंगे कराए गए इलेक्शन के लिए। भागलपुर का जो कांड कराया गया था, भागलपुर का दंगा, ये भी इलेक्शन के लिए। तो भारत में दंगों का इतिहास रहा है, और दंगों का इतिहास रहने की वजह ये है कि हमारे देश के जो राजनेता हैं काम के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। और ये नेता इतने बड़े बेशर्म हैं, इतने बड़े दोगले हैं कि ये अपने काम के नाम पर ना मांग, विकास के नाम पर वोट ना मांग करके धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, लोगों की मानसिकता से खेलते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, और भावनाओं को इस कदर तक आहत करते हैं कि लोग अंततः ऐसी क्रियाओं में लिप्त होने लगते हैं जो एक तरह से देशद्रोह की कैटेगरी में आती है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर कि मुस्लिम राज कुछ था या नहीं था, मुस्लिम राज कैसा था, उस पर हम कुछ मुद्दों को रखते हैं। तो आज हम चलते हैं कि भारत का जो माना जाता है, भगवा ब्रिगेड का गढ़ जो मानते हैं, गुजरात को मानते हैं। बार बार देश में कहा जाता है कि गुजरात मॉडल लाएंगे। तो चलिए हम गुजरात मॉडल पे ही आते हैं कि गुजरात आखिर मॉडल है या दिखावा है या छलावा है। तो गुजरात का जो एक शहर है अहमदाबाद, ये अहमदाबाद शहर जो है किसने बसाया, इसको भी जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो आज के टाइम में फेक न्यूज़ का जो एजेंडा चल रहा है, फेक न्यूज़ के एजेंडा के तहत ही बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए चंदा उगाही का काम होता है, इनके लिए प्रचार प्रसार होता है। ये इसी फेक न्यूज़ के सहारे ये चुनावों को जीतते हैं। इन काम तो कुछ नहीं है, लेकिन फेक न्यूज़ के प्रसार की वजह से, प्रचार प्रसार की वजह से ये इतने आपको हितैषी दिखाने में लगे हुए रहते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी है। लेकिन जो चीज़ देखने में अच्छी होती है वो देखने के अलावा वास्तविकता में भी अच्छी हो, यह मायने नहीं रखती, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम इसी को लेकर चलते हैं कि भगवा ब्रांड का जो मॉडल कहा जाता है अहमदाबाद को, उसी को चलते हैं। तो अहमदाबाद शहर को एक मुस्लिम बादशाह ने, एक मुस्लिम राजा ने बसाया, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। तो ये जो शासक था, ये जो राजा था, ये अफगानी शासक था, एक मुसलमान था। तो आज जो भारत में बड़े बड़े शहर थे हैं या उनके नामों को बदला जा रहा है, तो नाम बदल देने से काम नहीं हो जाएगा। तो नाम काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। तो एक समय था, अहमद शाह के बारे में ही मैं ये टॉपिक रखने जा रहा हूँ। तो एक समय था जब अहमद शाह अपने घर के छत पे खड़े थे ताकि वह नदी से आने वाली जो हवाएं हैं उनका उनको उन ठंडी हवाओं का अनुभव कर सके, उनका आनंद ले सके। तो महल के छत पर खड़े होकर वो नदी की ओर देख रहे थे। नदी की ओर जब देख रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि नदी के अंदर बोरे में कुछ सामान बहता हुआ दिख रहा था। उनको देख करके उनके मन में उत्सुकता बढ़ने लगी, और उन्होंने अपने वजीर को बुलाया, और वजीर को बुला करके कहा कि नदी में कुछ एक बोरा टाइप का या एक थैला टाइप का एक वस्तु बह करके जा रहा है, और उसको देख करके मेरे मन में शंका हो रही है। तो पता लगा कि आखिर उसमें है क्या। तो वजीर जो है, बादशाह के वजीर वहाँ तुरंत
दौड़े हुए आए और वह सिपाहियों की मदद से बोरे को नदी से बाहर लाया गया। बाहर से लाने के बाद जब उस बोरे को खोला गया, जैसे ही उस बोरे को खोला गया तो उसमें से एक नौजवान लड़की की लाश निकली थी। बादशाह ने जब इस लड़की की लाश को देखा तो वे कह उठे, मतलब दुख से इतनी दुख उनको हुई कि उन्होंने दुख से हताश होकर कहा कि मैंने अपने राज्य में कभी भी लोगों को कभी भी दुख नहीं होने दिया। मैंने जो भी कानून बनाए, तमामतर कानून जो भी कानून बनाए वो तमाम के तमाम कानून जनता के हितैषी के लिए बनाए गए थे, जनता के हितों के लिए बनाए गए थे, जिनसे उनकी सुरक्षा हो सके, उनकी रक्षा हो सके, उनकी बेहतरी हो सके। फिर ये जो कांड है, ये लड़की कैसे मारी गई, इनकी मौत कैसे हो गई, और इस लड़की को मरने के बाद आखिर नदी में क्यों फेंक दिया गया, ये राजा को यह बात हजम नहीं हुई। जब नहीं उनको यह बात हजम होगा तो उन्होंने अपना जो मुखबिर था उनको बुलाया और बुला करके कहा, सिपाही को भी बुलाया, मुखबिर को भी बुलाया और वजीर को बुलाकर कहा कि इसका पता लगाओ कि आखिर इसके पीछे का कसूरवार कौन है, उसको पकड़ो। इस बच्ची, यह जो बच्ची बोरे में मरी पड़ी है वो कौन है, उसकी तफ्तीश करो और तफ्तीश करके पता करो कि यह बोरा कहाँ से आया। क्योंकि यह जो बोरा है ये कोई आम बोरा नहीं है। ये बोरा देखने से ही पता चल रहा है कि यह कोई जो बोरा है ये ख़ानदानी है, और ख़ानदानी के अलावा ये महल में रहने वाले लोगों ने ही ये बोरा बनवाया है, क्योंकि ये ख़ास किस्म का बना हुआ है। और ये जो बोरा है उस पर जो डिज़ाइन है, जो काश्तकारी की गई है, ये एक ख़ास किस्म के दर्जी के द्वारा तैयार किया है। तो इसको जब लेकर के तफ्तीश हुई तो पता चला कि यह बोरा तो बादशाह सलामत के दामाद ने बनवाया था। तो अब्दुल अहमद शाह का जो दामाद था उसने इस बोरे को बनवाया था। और यह सुनकर जब राजा ने यह सुना, बादशाह सलामत ने जब यह बात सुनी तो वो यह सुनकर के अवाक रह गए और उन्होंने वजीर को ऑर्डर दिया कि यह पूरा मामला को समझो और मामला को समझ करके उसके बारे में पता करके मुझे बताओ कि आखिर मामला क्या है। उसके मामले इस ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि एक बच्ची को मार करके इस नदी में फेंकना पड़ा। कुछ तो ज़रूर इसके पीछे षड्यंत्र रहा होगा, कुछ ज़रूर कारण रहे होंगे। तो जब तफ्तीश की गई का जब वजीर ने इसकी तफ्तीश का या जांच का दायरा बढ़ाया तो लड़की के जांच का दायरा बढ़ाते बढ़ाते उस लड़की के घर तक पहुंच गए जिसकी लड़की की लाश नदी में पाई गई थी। तो लड़की की मां ने कहा कि बादशाह सलामत के जो दामाद हैं वह उनके घर वाले को, उस लड़की को सता रहे थे और वह हमारे उसके साथ मिलकर व्यभिचार किया करते थे। लड़की के साथ जो रेप्स हैं, रेप कह सकते हैं एक तरह से, उसके साथ गंदी हरकत किया करते थे, यहाँ तक नाजायज़ संबंध बनाते थे, लड़की को मॉलेस्ट करते थे, टीजिंग किया करते थे। और इससे लड़की तंग हो गई और उसकी नज़र तो पहले उस औरत पे थी, उस औरत के साथ उसके बादशाह सलामत के दामाद ने तो गलत किया ही किया, लेकिन उसकी नज़र अब और बुरी हो गई। अब उसकी बेटी पर उसकी नज़र चलेगी। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, आप तो मुझे अपने पैरों तले रौंद चुके हैं, आपने मुझे बर्बाद कर दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। आप खुदा का खौफ कीजिए और आप कम से कम मेरी बेटी को बख्श दीजिए, आप उनके साथ ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। तो एक दिन जब उस औरत ने बादशाह सलामत के दामाद को इतना कुछ कहा, उनको बड़ा भला बुरा कहा, दुत्कारा, तो अंत में वो कुछ समय के लिए अपने जो गलत विचार थे उसके मन में आ रहे थे गलत करने के, उससे वह रुक गया। लेकिन
उसके मन में जो उस लड़की के साथ जो वासना से लिप्त होने की जो कामना थी वो खत्म नहीं हुई, और नहीं खत्म होने की वजह से एक दिन उसने मौका पाया, और मौका पा करके उस लड़की को बहला फुसला करके उसका जो दामाद था राजा का जी का, बादशाह सलामत का, वो उसको लेके चला गया नदी किनारे। उसके साथ वो ले जाने के बाद नदी के किनारे उस लड़की के साथ व्यभिचार किया। व्यभिचार करने के बाद उसको मार दिया, डाला। इसलिए मार डाला क्योंकि वो लड़की ने कहा कि आपने मेरे साथ गलत सलूक किया है, मैं इसकी शिकायत राजा साहब से करूँगी। तो यह सुन कर के उस बादशाह सलामत के जो दामाद था उसने उसको जान से मार दिया। मार देने के बाद उसको थैले में डालकर नदी में फेंक दिया। जब नदी में उसको फेंक दिया गया, यह बात जब वजीर द्वारा बादशाह सलामत को बताई गई, तो बादशाह सलामत खुद उस औरत से मिलने गए। ये मुस्लिम बादशाहों का वो अमल था जो इतिहास में दर्ज है। आप उसको झुठला नहीं सकते हैं, उसको आप गलत नहीं साबित कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर के देश में माहौल खड़ा किया जाता है कि मैथोलॉजिकल कैरेक्टर जो है रामायण महाभारत या वेदों को लेकर के, जबकि एक्चुअल इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसकी कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। लेकिन इस तरह से इसको प्रोपेगेंडा के तहत इसको प्रमोट किया जाता है कि लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल वास्तविक है। जबकि आप यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट पे आप जब जाओगे तो आपको इन चीज़ों को लेकर कभी वास्तविकता की जो पोल पुलिंदा है वो सब खुल जाती है। इनको मैथोलॉजिकल एक पौराणिक कहानी माना जाता है, झूठ कहा जाता है। लेकिन देश में आज ये आलम बना हुआ है कि लोग इसी को सच मानते हैं, इसी झूठ को सच मान करके ज़िंदगी जीते हुए मर जाते हैं, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर रह जाते हैं। तो ये मुसलमान बादशाहों के अमल के बारे में मैंने अभी कहा कि ये मुसलमान बादशाहों का वो अमल था जिसको इतिहास में दर्ज किया गया है। आप उसको नकार नहीं सकते हैं उसको। तो जब उस औरत से मिलने के बाद बादशाह सलामत ने उस औरत से कहा कि आप मेरे दामाद को दावत दीजिए, और कहा कि मैं आपको एक इत्र दे रहा हूँ, वो इत्र आप ले लीजिए, ठीक है। यह इत्र केवल बादशाह के पास ही होती थी। एक खास उनकी बादशाह सलामत के पास एक खास किस्म की इत्र थी। वो इत्र बादशाह सलामत ने उस औरत को दे दी। उस औरत ने बादशाह सलामत के दामाद को दामाद से मिलती है और उसको क्या है, एक भोज के लिए घर पे दावत देती है, आमंत्रित करती है। और औरत जो कहती है, वह औरत लड़की की माँ, कि ये जो इत्र है आप जब आओ मेरे घर तो इसको लगा करके आना ताकि मुझे पता चल जाए। आप आइएगा, मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के लाजवाब और स्वादिष्ट व्यंजन जो है बना करके रखूँगा। घर में अच्छी तरह की लाइटिंग की गई और बादशाह सलामत अंदर जा कर के उस घर में छिप गए। जब उनका दामाद वहाँ आया तो इत्र की खुशबू से उन्हें पता चल गया कि उनका दामाद आ चुका है। रोशनी में और औरत उस रोशनी में चेहरा देख कर को बादशाह सलामत के दिल को जो तसल्ली मिली, तसल्ली तो मिल ही गई, और औरत उसके दामाद को लेकर कमरे में चली गई। बादशाह सलामत ने उस औरत को पहले ही बता दिया था कि जब रोशनी में मैं उसका चेहरा देख लूँ तो उस कमरे में लेकर चली जाना और अंधेरा कर देना। उसने उस औरत ने वैसा ही किया। बादशाह सलामत नंगी तलवार लेकर के उस औरत के कमरे में दाखिल हुए और अपने दामाद का सर कलम कर दिया। ये है मुस्लिम बादशाहों की इंसाफ। बाद में उस औरत ने बादशाह से पूछा कि यदि आपको यही सब करना था तो ये सब तो आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते थे, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो बादशाह सलामत ने उस औरत से कहा कि मैंने इत्र लगवाने के लिए इसलिए कहा ताकि मुझे पता चल सके कि वो आ गया है। मैंने तुझे रोशनी करने के लिए इसलिए कहा ताकि उसका चेहरा देख सकूं।
कमरे में ले जाकर अंधेरा करने के लिए इसलिए कहा था कि मैं उसका तड़पता चेहरा देखकर गरीब मुझ तुझ गरीब को इंसाफ देने में पीछे ना हट जाऊं। और अलग अलग पकवान बनाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जिस दिन से उस बोरे में मैंने आप तुम्हारी बेटी की लाश देखी थी, मैं कभी भी भर पेट भोजन नहीं कर पाया था। ये सच्ची इतिहास है उस मुस्लिम बादशाहों की जिसे आरएसएस और गालवेलकर की संकीर्ण मानसिकता वाले लोग नहीं समझ सकते। यदि आप आरएसएस संचालित पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो आपको और वास्तविक इतिहास कभी नहीं पता चलेगा। इनका जन्म ही धर्म संकीर्णता और भेदभाव पर आधारित है। और जब हम इसको लेकर के चलते हैं कि आरएसएस का जन्म जो है जब 1925 में हुआ, तो इसका योगदान भी देखने की कोशिश करना चाहिए लोगों को कि भारत की आज़ादी में इसका क्या योगदान है। मुसलमानों को ये कर कर टारगेट किया जाता है, यह कर कर के उसको बदनाम किया जाता है कि टू नेशन थ्योरी, दो देश का जो द्वि राष्ट्र जो सिद्धांत है ये मुसलमानों की देन है, जबकि दो राष्ट्र का जो सिद्धांत है ये मुसलमानों की देन नहीं बल्कि आरएसएस की देन है। और आरएसएस ने इस प्रोपेगेंडा को 1927 के बाद से ही पूरे देश में हवा दे दी थी। और इसी को बाद में मोहम्मद अली जिन्ना में कॉपी किया और इसी के बाद में 1943 में के अधिवेशन में इस बात को उठाया था। जबकि बात आज हमको गलत तरह से इस बात को पेश किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है, लेकिन दरअसल हकीकत कुछ और है। और ये चीज़ें हमको आज अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बेहतर है। आज नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं तो कुछ इतिहास की जो किताबें हैं उनको पढ़िए, आपकी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और आपके आंखों के सामने जो पर्दे किए गए हैं, झूठ के जो गुब्बारे खड़े किए गए हैं वो सारे हट जाएंगे और सच्चाई की जो रोशनी है उससे आप उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे। धन्यवाद।